अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दस्तक में खुशामदीद। मैं हूं अम्मार यासिर। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो अमल दरामद का फ़ैसला हुकूमत की तरफ से किया गया, आज भी उसी की गूंज हमें कौमी असम्बली के ऐवान में भी सुनाई दी। ऐवान में आज इस मौजू पर बात भी हुई। अपोजिशन लीडर, अपोजिशन के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत को ये यकीन दहानी कराई कि मईशत, खारजा और दहशतगर्दी जैसे मामलात पर अपोजिशन हुकूमत के साथ है और जो भी हुकूमत इकदाम लेगी अपोजिशन को एतमाद में लेके उसमें हुकूमत का साथ दिया जाएगा। इसके अलावा साथ ही आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी गुफ्तगू की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो सवालात उठाए थे कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में डिले क्यों हुआ। 2014 में जब तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर एक कंसेंसस कायम किया गया था और ये नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई थी, तो फिर क्यों इस पर अमल दरामद में इतनी देर हुई। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसका जवाब ये दिया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने नए इत्तेहादियों से इसके हवाले से पूछें, क्योंकि 2014 में उनकी हुकूमत थी। इसके अलावा आज कौमी असम्बली में जो मिनी बजट, जो इस्लाहाती पैकेज जिसका नाम दिया था असद उमर साहब ने, उसको भी मंजूर करवाया गया, जिस पे अपोजिशन ने एतराज़ किया कि वो बहुत जल्दबाजी में मंजूर करवाया गया है और इस पर बहस नहीं हुई। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस पे ये कहा कि एजेंडे पे आइटम मौजूद था, कोई भी तैयार नहीं था अगर उसके ऊपर बहस करने के लिए, तो बहरहाल इसकी मंजूरी होनी थी। हम नेशनल एक्शन प्लान पे ही बात करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से और गुज़श्ता दिनों होने वाले तमाम वाक़यात जो भारत के साथ कशीदगी रही, जो भारतीय फ़िज़ाइया ने अपनी तरफ से एक दरअंदाज़ी की थी पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से भी आज बात हुई कौमी असम्बली के इजलास में। और तफसीली गुफ्तगू आज दोनों तरफ से, हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से की गई। और जो अच्छी बात हमारे सामने आई वो ये थी कि दोनों तरफ से जो पाक फ़ौज है, पाक फ़िज़ाइया है, तीनों मुसल्लह अफ़वाज हैं, पाकिस्तान बहरिया जो है, उनकी तारीफ़ की गई और ये सब ने इस बात पे इत्मीनान का इजहार किया कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भरपूर अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया और भरपूर जवाब दिया और उनको भरपूर हिमायत तमाम सियासी जमातों की हासिल है। इसके अलावा भी आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी फरमाया कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने भी जो कशीदगी है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, गो के कंट्रोल लाइन पर अब भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कंट्रोल लाइन पर भारत की तरफ से इश्तियाल अंगेज़ी जारी है और कंट्रोल लाइन पर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। आज भी वाक़यात में कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। वो कशीदगी तो है अपनी जगह पर, लेकिन जो टेम्परेचर है वो बहुत हद तक कम हो गया है, कशीदगी में बहुत हद तक कमी वाक़ हुई है। और इसमें आज वज़ीर ख़ारजा ने यह फरमाया कि इसमें अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का भी कुछ ना कुछ किरदार है, दीगर ममालिक का भी किरदार है। तो इससे ये बात तो बहरहाल आज ये चीज़ क्लियर हुई कि गुज़श्ता 2 हफ्ते में जो कशीदगी का माहौल था दोनों ममालिक के दरमियान, उसमें जो कमी वाक़ हुई उसमें आलमी खिलाड़ियों का भी, आलमी ताकतों का भी कोई ना कोई असर व रसूख उसमें इस्तेमाल हुआ। और भारत जो सालिसी की पेशकशें इन तमाम लोगों की तरफ से, इन तमाम आलमी बरादरी के आलमी ताकतों की तरफ से भारत हमेशा से डिनाई करता रहा है कि सालिसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसने भी इसको एक्सेप्ट किया। और जो कुछ भी हुआ, जो कशीदगी हुई भारत की तरफ से, फिर पाकिस्तान की तरफ से, जब पायलट जो उनका गिरफ़्तार किया गया था, जो जहाज़ मार गिराया था यहाँ पे, उनका जो जंगी तैयारा मार गिराया गया था, उस पायलट को जब रिहा करने का ऐलान किया गया तो उसका बहुत अच्छा असर, बहुत पॉजिटिव असर आलमी बरादरी पर पाकिस्तान की तरफ से पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो ये फ़ैसला किया गया था उनको रिहाई जो भारत के हवाले करने का, उसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ा। और पाकिस्तान ने, आप इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने वो सिफारती महाज पर वो जंग भी भारत से जीत ली। पाकिस्तान बहरिया ने भी गुज़श्ता रोज़ जो उनकी आबदोज़ पाकिस्तान के पानियों में आने की कोशिश कर रही थी, दाखिल नहीं हुई थी, दाखिल होने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही थी, उसको टाइमली पॉइंट आउट किया और उसको वहाँ से भागने पे मजबूर किया। ओवरऑल हमारी मुसल्लह अफवाज ने ये साबित किया कि भारत एटमी हथियार तो खैर बहुत दूर की बात है कि एटमी जंग की, लेकिन जो कन्वेंशनल वॉर है, जो नॉर्मल वॉर होती है, उसमें भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी और ये जो 2-3 वाक़यात हुए गुज़श्ता दिनों में, उसमें ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी भरपूर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए भारत को धूल चटाई है, भारत को जो है वो पीछे धकेला है। और भारत अब अगर कुछ करेगा भी तो उसके लिए उसको सोचना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब इस्लामाबाद से। उनसे बात कर लेते हैं कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान है, क्या इसका मौजूदा कशीदा सूरत हाल से जो भारत के साथ रही गुज़श्ता 15 रोज़ में, उससे कोई ताल्लुक़ है या नहीं है? ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि गुज़श्ता रोज़ नेशनल एक्शन प्लान पे बात हुई और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया, कुछ तंजीमों को कालेदम भी करार दे दिया गया। इससे पहले भी हम सन 2000 से देखते हुए आ रहे हैं, जब से ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू हुई है, बल्कि इससे कहीं पहले से भी कई तंजीमों को हुकूमत वक्त, उस वक्त की हुकूमत और आज की हुकूमत ने भी वही किया, हुकूमत वक्त बैन करती है, लेकिन वही तंजीमें मुख्तलिफ नामों से एक बार फिर उभर के सामने आ जाती हैं। नेशनल एक्शन प्लान में कुछ इस तरह का मामला तय किया गया था कि जो 20 नुकात उसके अंदर थे कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बैन किया जाएगा, कोई भी ऐसे लोग, कोई इंडिविजुअल जिनको बैन किया जाएगा, वो नए नाम से दोबारा नहीं आ सकेंगे। तो क्या अब आप समझते हैं कि ये बरवक्त और टाइमली फैसला है? नेशनल एक्शन प्लान गो के 2014 में ही इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन अब अगर इंप्लीमेंट किया भी जा रहा है तो टाइमली फैसला है ये? मेरे ख्याल में ये नेशनल एक्शन प्लान तो है, लेकिन अगर आप इसकी तारीख में जाएं, ये जितने भी ये तंजीमें हैं जो इंतहा पसंद हैं या जिन्होंने कोई जत्थे रखे हुए हैं यहाँ पर, जिनके पास हथियार हैं और वो स्टेट कंट्रोल से बाहर हैं, वो ऑटोनमस हैं, मतलब खुद मुख्तार हैं, रियासत की जो वो है कंट्रोल वो उनके ऊपर नहीं है, ये कोई मुल्क जो है वो उसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। और हमारे आइन में भी आर्टिकल 256 है, उसमें भी इस किस्म की तंजीमें जो हैं उनकी इजाज़त नहीं है कि वो उस मुल्क में रहें। ये उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा की हैं, अंदरूनी मुश्किलात पैदा की हैं। बैरूनी उन्होंने हमारे लिए क्या हासिल करना था या नहीं हासिल करना था, इन्होंने अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा की। और आपने देखा कि हमने एक तवील जंग लड़ी 2004 के बाद, और ख़ुसूसन फिर 2014 के बाद एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने एक जंग लड़ी। और आपने देखा कि पाकिस्तान के जो वो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने कौन सी जो है क़ुरबानी दी, उन्होंने जान की क़ुरबानी दी, पाकिस्तान के अवाम ने क़ुरबानी दी ताकि इस दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए। तो अभी मेरे ख्याल में ये आपने एक सही निशानदेही की कि पहले भी ये काम होता रहा, पाबंदियाँ लगी, लोग जो है वो अंदर हो गए, कुछ दिनों के बाद कोर्ट्स में केस चले, वहाँ पर चूंकि हुकूमत ने उनकी पैरवी सही नहीं की, वो बाहर आ गए और तंजीम एक नए नाम से सामने उभर आ जाती थी और वो बिजनेस एज यूजुअल हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है ऐसे इशारे हैं कि जैसे लगता है कि इस दफ़ा संजीदा है ये हुकूमत। और आज वज़ीर ख़ारिजा का ऐलान भी जो उन्होंने कौमी असम्बली में किया कि नेशनल एक्शन प्लान भी बाकी हुकूमतों में इतना वो नहीं थी, इतनी वो अज़म नहीं दिखाया उन्होंने कि इसके ऊपर जो अमल दरामद किया जाए, लेकिन ये हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद करेगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो भी इस बात पे पहुंच चुकी है कि इस मामले का अभी कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। लेकिन इसमें देखना चाहिए कि प्रोग्राम इनका क्या है। ये बड़ा पेचीदा काम है, कहना तो बड़ा आसान है कि इनको ख़त्म किया जाए। जी। अभी आप बंदूक उठा के सारों को मार तो नहीं सकते हैं, ये काबिल अमल नहीं है और इससे बहुत इंतशार फैलेगा। तो हमारे पास कोई प्रोग्राम होना चाहिए। एक DDR प्रोग्राम होता है जिसमें डिसआर्मिंग होती है, आप उससे हथियार ले लेते हैं, डीमोबिलाइज कर लेते हैं आप उसको, रीइंटीग्रेट कर लेते हैं सोसाइटी में। तकरीबन 90% जो ये मिलिटेंट्स हैं इनको आप रीइंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, हो गए 10% जो इनकरेजेबल हो गए, उनके लिए फिर आपने कोई कानून साजी करनी पड़ेगी या कोई और तरीके से उनको ख़त्म करना होगा। लेकिन ये 90% लोग ऐसे हैं जिनको आप सोसाइटी में दोबारा रीइंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका जो अभी प्लान किस तरह आएगा, क्योंकि कहना यह है कि हमने इनको कलदम करार दे दिया और इनके खिलाफ हम कोई एक्शन लेंगे, वो एक्शन क्या होगा उससे हमें पता चलेगा कि आगे हमारा लाहेअमल क्या। हमारे साथ डॉक्टर रफ़त हुसैन मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन सकते हैं? मेरा ख्याल है लाइन देख लें उनकी ड्रॉप तो नहीं हो गई है, मेरा ख्याल है शायद लाइन ड्रॉप हुई है उनकी, उनको चेक कर लें। इस डॉक्टर ब्रिगेडियर साहब से ही हम गुफ्तगू जारी शुरू करते हैं, दोबारा से उनसे कंटिन्यू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने फरमाया कि इस दफ़ा संजीदा महसूस हो रहा है मामला, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो मामला गुज़श्ता 10-15 रोज़ में हुए उसके बाद सिचुएशन ऐसी हो गई कि आलमी जो ताकतें हैं, जो किरदार हैं, ये सारे जो खामोश सिफारतकारी के ज़रिए बीच में हर जगह पे इन्वॉल्व थे इस कशीदगी के दौर में, उनकी तरफ से कोई प्रेशर भी था और इसलिए अब संजीदगी के साथ कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब चाइना जैसा मुल्क जो कि हमारा दोस्त है उसने भी इसी तरह का मुतालबा कर दिया है। देखिए जी, बिल्कुल मतलब है कि मैंने तो बताया कि हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और ख़ासकर खारिजा पॉलिसी जो हमारी है उसमें ये नैरेटिव जो है
कि आपके जो है ज़मीन पे ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो आपकी कंट्रोल से बाहर हैं और वो कोई ऐसे कार्रवाइयाँ कर सकते हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत मसाइल पैदा कर सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं कतल कलामी की माजरत चाहूँगा, रफत हुसैन साहब ने हमें फिर ज्वाइन किया है, उनसे यही सवाल मैं पूछ लेता हूँ। रफत हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जो नेशनल एक्शन प्लान है, ब्रिगेडियर साहब ने हमें अभी ये फरमाया कि इस दफ़ा मामला कुछ संजीदा लगता है और कुछ इरादा लगता है हुकूमत का भी और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का भी कि इस दफ़ा पूरी ताकत के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्या आप ये समझते हैं कि जो खामोश सिफारतकारी हुई गुज़श्ता कशीदगी के दौर में, गुज़श्ता 15 दिन में, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी ये चीज शामिल थी कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ करना है, और FATF का मामला भी अगर हम साथ ही रखें तो ये सारी चीजों ने पाकिस्तान को ये करने पे अब मजबूर हैं हम कि अब हम संजीदा कार्रवाई करें? मेरे ख्याल में जो ये तो जाहिर है जो पिछले 10-15 दिन के हालात हैं वो कॉन्टेक्स्ट तो डिफाइन करते हैं इसके अंदर, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत ने बहुत पहले ये फैसला कर लिया था। जहां तक मेरी इतलात है, जनवरी और दिसंबर के अंदर जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये फैसला कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर जो है अमल दरामद के हवाले से जो भी ऐलानात अब हमारे सामने आ रहे हैं उसका तल्लक मौजूदा सूरत हाल से बिल्कुल कतन नहीं है, और पाकिस्तान ने अपनी जरूरत समझा इस बात को कि जब तक इन फोर्सेस को, इन दहशतगर्द कुव्वतों को या वो ग्रुप्स के ऊपर हम पाबंदी नहीं लगाएंगे या इनको जो है वो उनको कंस्ट्रेन नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लिए माशी मुश्किलात बहुत ज्यादा पैदा होंगी। मेरे ख्याल है FATF का भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो हुकूमत ने क्योंकि जब से ये इनकी इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तो उस हुकूमत का मुझे लगता है कि वो इस मामले में काफी संजीदा थे, और अच्छी बात यह है कि उस हुकूमत और जो हमारी अस्करी क़यादत है उनके दरमियान इस मामले में कोई इख्तलाफ जो है वो खास इख्तलाफ नहीं है। हो सकता है कि कोई टैक्टिक्स का इधर उधर कोई डिफरेंस जरूर हो, लेकिन मेरे ख्याल में वो दोनों एक पेज के ऊपर हैं, और इसी के हवाले से ये प्रोग्राम जो है उसको जो उन्होंने रिवील किया है या उसके बारे में जो ऐलानात किए वो अब कर रहे हैं, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक ये फैसला वो जनवरी या दिसंबर के अंदर हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, मेन स्ट्रीमिंग की बात होती है कि मेन स्ट्रीमिंग इनकी की जाए, इनको कौमी धारे में शामिल किया जाए, आप क्या समझते हैं? क्योंकि जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने गुज़श्ता दिनों कई इंटरव्यूज में ये बात बार बार दोहराई भी है कि यही वो लोग थे जो हमारे किसी ज़माने में लाडले हुआ करते थे, लेकिन जब वक्त बदला और पॉलिसीज चेंज हुई तो आज ये विलन है। तो उस वक्त जब 2000 में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज पाकिस्तान जब फ्रंटलाइन स्टेट बना तो उस वक्त मेन स्ट्रीमिंग की बात क्यों नहीं की गई? उस वक्त की अगर वो उस वक्त शुरू किया जाता तो शायद आज किसी न किसी हद तक तो हम इनको मेन स्ट्रीम भी कर चुके होते और न्यूट्रलाइज भी कर चुके होते। तो उस वक्त क्यों नहीं शुरू किया? अगर आज हम मेन स्ट्रीमिंग करते हैं तो ये अमल तो काफी लंबा हो जाएगा, इसमें टाइम तो लगेगा। मेरा मेन स्ट्रीमिंग के बारे में मैं समझता हूं कि वो एक फजूल सा कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी दहशतगर्द कुव्वत को या दहशतगर्द गिरोह को आप कैसे मेन स्ट्रीम कर सकते हैं, जब वो मुल्क जो है मेन स्ट्रीमिंग आप एक ही सूरत में कर सकते हैं जिसके वजह से वो डिमोबिलाइज हों, उनको डिवेपनाइज करें, और उनकी जो बाहर से फाइनेंसिंग हो रही है उसके बारे में वो हुकूमत को अकाउंटेबल हो और वो रूल ऑफ लॉ को एक्सेप्ट करें। तो दहशतगर्द कुव्वतें बाय डेफिनेशन ही वो दे ऑपरेट बियॉन्ड दी रियल्म ऑफ लॉ। तो मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई। बहुत से लोगों ने कहा कि हमारा प्लान था, हम इनको मेन स्ट्रीम करना चाहते थे, लेकिन वो क्वेश्चन जब भी हमने किया, और फॉर एग्जाम्पल सवात के जमाने में जब ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त भी हमारे पास जो है वो 1500 से 2000 इस किस्म के दहशतगर्द लोग मौजूद थे, लेकिन आपने उनको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की, लेकिन वो सब के सब मुल्क को छोड़ के वो उन्होंने TTP ज्वाइन कर ली और वो मुल्क से इंसला कर गए। तो मुझे तो ये बात कम से कम मुझे ये मेन स्ट्रीमिंग का आइडिया मुझे समझ नहीं आया। हाँ, ये जरूर बात है कि अगर वो सियासी कुव्वत के तौर पे अपने आप को मुनज़्ज़म रखना चाहते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह पाकिस्तान की सियासत में शिकदारी चाहते हैं, हिस्सा चाहते हैं, वो अगर हम करने के लिए तैयार है तो उस वक्त उस हद तक तो मेन स्ट्रीम का आइडिया बहुत ही अच्छा है। और जहां तक कि आपकी बात रही कि बाजी में हमने बहुत सारी कोताहियां की, हमने इन कुव्वतों को इतनी जगह दे दी है
और कि ये अपना जो है वो सीना फुला के, और इन्होंने हमारी जजेस को भी इन्होंने थ्रेटन किया, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी इन्होंने हमला किया, और हमें कम से कम इनको अपने जो सीने सामने लगा के रखा हुआ था, मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ी गलती थी। एंड इट्स हाई टाइम दैट दिस स्टडी शुड कम टू एन एंड। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा, आपसे हम गुफ्तगू करेंगे जो खामोश सिफारतकारी अमेरिका की तरफ से की गई है उसके हवाले से। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि ये मेन स्ट्रीमिंग की बात, डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि मेन स्ट्रीमिंग की बात तो नहीं हो सकती, लेकिन हमने गुज़श्ता इंतखाबात में देखा कि एक तंजीम बनी मिल्ली मुस्लिम लीग के नाम से, और उसकी रजिस्ट्रेशन भी हुई, और लेकिन उनको खातिर खा वोट इस हद तक नहीं पड़े कि वो कुछ जीत सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की है। तो क्या आप समझते हैं कि ये तरीक़ाकार कि उनको डीवेपनाइज करने के बाद उनको फिर पॉलिटिसाइज कर दिया जाए, उनको पॉलिटिक्स में मौका दिया जाए, ये एक सही तरीका होगा ये सूरत हाल को बेहतर करने के लिए? देखिए, जब तक डीडीआर नहीं होता है, जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, उस वक्त तक आप मेन स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आप मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को देख लें, उनके कोई आर्म ग्रुप्स तो नहीं है ना जी। तो जिस पार्टी का एक आर्म ग्रुप होगा और आप उसको सियासत में ले आएंगे, तो वो तो बंदूक के जोर से लोगों से वोट भी लेगा, बाकी पार्टीज को जो है वो उनको धमकियां भी देगा। तो ये तो एक अनफेयर आपने एक एडवांटेज उसको दे दिया। ये सबसे पहले डीडीआर होगा, आप उसको डिसआर्म करेंगे, डीमोबिलाइज करेंगे, रीइंटीग्रेट करेंगे सोसाइटी में। जब वो एक पीसफुल शहरी बन जाएगा बगैर हथियार के, फिर वो एज अ पाकिस्तानी आप कोई पार्टी भी रेस कर सकता है, कोई पाकिस्तान में पार्टी बनाने पे कोई पाबंदी नहीं है, वो उसमें आ जाए। लेकिन इसी ग्रुप को इसी सूरत में इसको कहना कि जी इसको हमने इलेक्शन में इसको 2-3 इसने बंदे अपने खड़े कर दिए तो ये जो है मेन स्ट्रीम हो गया, ये काबिल अमल नहीं है और ये बड़ा खतरनाक काम है। अगर कोई इसको सोच भी रहा है तो मेरे सिफारिश ये होगी कि वो इसमें बिल्कुल हाथ ना डाले। पहले इनको आपने डीडीआर कराना है, उसके बाद जो है ये पार्टी बनाना चाहते हैं, जो बाकी मर्जी करना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर चंद साल लगेंगे। ये इतनी आसानी से डीडीआर नहीं होता है, इसके ऊपर कम से कम 4-5 साल लगेंगे। उससे बाद कलामी की माजरत चाहूंगा, बिल्कुल इसमें टाइम लगेगा, ये टाइम टेकिंग पूरा मामला है। लेकिन सवाल ये है कि फर्दर हम नए जो अगर कोई आइंदा आने वाले दिनों में जो इंतहा पसंदी जो लिटरेचर है, जैसे कि जो लिटरेचर इस्तेमाल होता है, वो वजूहात को भी तो एड्रेस करना पड़ेगा ना, कि जिस वजह से इंतहा पसंदी मुआशरे में फैलती है, तो सबसे पहले तो उन वजूहात को रोकना पड़ेगा हमें। बिल्कुल आपने सही तरफ इशारा किया है। ये तो जो हम मतलब है कि आपको बात बता रहे हैं ना, ये तो शाख तराशी है। वो आप कुछ दिनों के बाद छोड़ देंगे, शाखें दोबारा निकल आएंगी, क्योंकि जो तनावर दरख्त बन गया है इंतहा पसंदी का। और इस इंतहा पसंदी को आप वो देख लें कि उसका एक मैनिफेस्टेशन जो है वो हमारे पंजाब के साबिका वजीर इत्तलात थे, कि किस तरह उन्होंने मतलब है कि एक सिंगुलर माइंड और जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है वो किस किस्म के लोगों को प्रोड्यूस कर रहा है, कि जिसको दूसरा मजहब ऐसे नजर आता है और जैसे उनकी मतलब है कि तज़ीक करता है, उनकी बेइज्जती करता है। इस किस्म के लोग हम पैदा कर रहे हैं, ये एक्सट्रीमिज्म है। इस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ आपने बहुत बड़ा काम करना है। इसके बड़े रिफॉर्म्स चाहिए होंगे, आपके एजुकेशन सिस्टम में आपको रिफॉर्म्स चाहिए होंगे, आपके मदरसा सिस्टम में आपको रिफॉर्म्स चाहिए होंगे, आपके पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहिए होंगे, आपके अंदर जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए होंगे कि क्यों ये लोग एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते हैं। मतलब अगर हम इसको ब्रिगेडियर साहब इसको हम मुख्तसरन अगर हम यूं कह लेंगे, पूरी सोसाइटी को ही रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोसाइटी के हर पार्ट को, हर चीज को हमें पूरा रिफॉर्म करना पड़ेगा। आप ये समझ लें कि हमें रीसेट पे जाना पड़ेगा, तो शायद ये वाली बात दुरुस्त रहेगी। बिल्कुल आपने मतलब है कि और इसके असरात जो है ना, जैसे आपने देखा कि 40 साल में उसके असरात आए, तो अगर आपने एक्सट्रीमिज्म को आज खत्म करने की कोशिश की तो इसके 20-25 साल से पहले आप इसके असरात नहीं आएंगे। जब तक एक नई जनरेशन ऊपर नहीं आती है जिसके ऊपर वो रिफॉर्म्स लागू होंगे और वो ऊपर आएंगे, तो तब जाके आपके एक्सट्रीमिज्म से जान छूटेगी। इस वक्त पाकिस्तान के हर स्ट्रेटा में मैं आपको बता रहा हूं, एक्सट्रीमिज्म जो है ना वो राइज है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, डॉक्टर साहब आप भी मौजूद रहिएगा। हम एक मुख्तसर सा ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमसे जो अमरीकी खामोश सिफारतकारी है जो कशीदा सूरत हाल के दौरान रही, उस पर बात करेंगे कि वो किस तरह काम कर गई। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि माइक पॉम्पियो जो अमरीकी वजीर खारजा हैं, उन्होंने 2 रोज़ कबल ये बात कही कि पाक भारत कशीदगी कम कराने में उन्होंने कोई किरदार अदा किया है और ये खामोश सिफारतकारी थी जो सामने नहीं आई और खामोशी से ये काम हुआ। ये बात तो तय है कि गुज़श्ता बुध को ये भारत की तरफ से पूरी तैयारी थी कि पाकिस्तान पर उसने हमला करना है, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज़ करते हुए पैगाम पहुंचा दिया गया कि उसको उसी तरह का जवाब मिलेगा जैसा फ़िजाइया की उनकी दरअंदाजी के बाद दिया गया था, तो उसके बाद आलमी बरादरी हरकत में आई। माइक पॉम्पियो साहब ने कश्मीर के हवाले से भी एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा कि जो कश्मीर का मामला है उसमें दोनों फरीकों को उनकी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक सब कुछ नहीं मिल सकता, तो कहीं ना कहीं दोनों को कुछ करना पड़ेगा। तो अब आप ये समझते हैं कि इस मौजूदा जो कशीदगी थी उसके बाद कश्मीर का मामला सॉल्व करने में आलमी बरादरी आगे आएगी और वो कुछ काम कर रही है इस हवाले से? जी, मैं तो एक वजाहत करना चाहूंगा कि माइक पॉम्पियो साहब की जो स्टेटमेंट है जिसके तहत वो इस बात का अपनी खामोश सरकारी की इंटरवेंशन की वजह से क्रेडिट ले रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल किसी किस्म का क्रेडिट देने के तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इनिशियल जो स्टेट आपने देखा होगा कि जब भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जब उन्होंने 26 फरवरी को जब उन्होंने अटैक किया, उस वक्त भी जो जॉन बोल्टन साहब थे उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो अपना सेल्फ डिफेंस का राइट इख्तियार करते हुए उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो इस किस्म का पाकिस्तान के ऊपर एक काउंटर टेररिज्म के हवाले से अटैक करें। पहली बात। दूसरी बात, उसके साथ ही माइक पॉम्पियो साहब की स्टेटमेंट ये आई जिसमें उन्होंने कहा ही अप्रिशिएटेड कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करके एक काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटजी के हवाले से वो उन्होंने अपना एक स्टांस लिया है। तो जब वो हमला नाकाम हो गया उसके बाद फिर माइक पॉम्पियो साहब को लोगों ने एडवाइस किया, उन्होंने कहा जी कि आप हिंदुस्तान को एक बहुत अपना एक बहुत बड़ा साथी और बहुत बड़ा पार्टनर बना के आप पेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तो सुबकी हो गई है। उस सुबकी के नतीजे में फिर उन्होंने एक मोर इवन हैंडेड वो स्टांस लिया जिसके तहत उन्होंने दोनों मुल्कों के ऊपर ये कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हम कहते हैं कि एस्केलेशन की तरफ ना जाए। तो मेरे ख्याल में अमेरिका का जो पहला स्टांस था जिसकी 2 मिसालें मैंने आपको दी हैं, उसके हवाले से तो हमें लग रहा था कि ये अमेरिका जो है वो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफात और जंग के हवाले से जो इंडिया का जो भी अज़ाइम थे उनको हवा दे रहे थे, लेकिन जब वो उनका जंगी अज़ाइम उनके कामयाब नहीं हुए, उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा सा एक पीछे हट के देखा और उसके बाद से उन्होंने पैट लेने की कोशिश की मेरे ख्याल में। और हिंदुस्तान के हवाले से तो वो बिल्कुल अमेरिका का बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है। उरी का भी जब इंसिडेंट हुआ था सितंबर 2016 के अंदर, उस वक्त की जो सुजन राइस थी जो हुआ था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने भी इसी किस्म के बयान दिए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें किसी वाक़े में नहीं रहना चाहिए कि अमेरिका जो है वो किसी किस्म का डिप्लोमेटिक या किरदार अदा कर सकता है या कश्मीर के मसले के हवाले से वो कोई भी पाकिस्तान की या कश्मीरियों की मदद कर सकता है। मेरे ख्याल में हमें कम से कम मेरे नज़दीक हमें इस खामख्याली में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तो अगर अमेरिका अगर जब पाकिस्तान ने तो हमेशा इस बात का खैर मकदम किया कि कोई सालिसी अगर आलमी बरादरी का कोई रुकन करता है, लेकिन भारत इस चीज़ पे एग्री नहीं होता। अगर डिप्लोमेटिक चैनल्स कहीं यूज़ हुए थे तो फिर भारत किस तरह ये कहता है कि पाक भारत मामलात जो हैं वो दो तरफा तौर पर हल होंगे, कोई तीसरा फरीक नहीं होगा? अगर भारत ने उस डिप्लोमेटिक चैनल को एक्सेप्ट करते हुए कशीदगी को कम करने की अब कोशिश की है, तो आप क्या समझते हैं कि वो भारत का इंटरनल प्रेशर है उनका, या जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनमें से किसी ने अगर कोई प्रेशराइज किया हो उनको कशीदगी कम करने के लिए? जी, मेरे ख्याल में एक मिसकैलकुलेशन इंडिया ने की थी कि वो इलेक्शन से कबल अगर पाकिस्तान के ऊपर जो इस किस्म के एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक करके या उसको साथ गेट अवे विद मर्डर, उसका उन्हें इलेक्शन के तौर पर उनको बहुत फायदा होगा। लेकिन बाद में फिर अब मोदी हुकूमत को अभी अंदरूनी तौर पे इंडिया के अंदर से बड़ी तनकीद का सामना है और उनकी जो वो अज़ाइम थे या उनका जो इमेज था या उनका जो घमंड था वो खाक में मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ही मजबूत और की दिफा की जो पॉलिसी थी और एक कोहेरेंट पॉलिसी थी जिसके तहत, और ये भी आप देखें कि इंडिया देयर वाज अ सेकंड राउंड ऑफ अटैक जिसके तहत वो
इंडिया इजराइल के साथ मिलके, और मेरे ख्याल में अमेरिका की शायद उसके अंदर शायद शामिल थी कि वो एक पाकिस्तान के कुछ मेजर सिटीज के ऊपर भी को टारगेट करेगा, अगर जिसके बारे में क्रेडिबल इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन इस किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही थी। तो वो उसके जब पाकिस्तान ने कहा कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से इस किस्म का हमला होता है तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, और तो उसके वाले से मेरे ख्याल में हम जो डिटरेंस का जो है वो हमने जो एस्टेब्लिश की इक्वेशन, उसके बाद फिर हिंदुस्तान ने कहा कि ये मामला जो है वो इलेक्शन की चूंकि बहुत करीब है, और अगर इसके अंदर जंग बढ़ती है, एस्केलेशन होती है या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो उससे मोदी हुकूमत को बजाय किसी किस्म का फायदा होने के उनको ज्यादा नुकसान होगा। उसके बाद से वो पीछे हट गए। तो मेरे ख्याल में एक परमिसिव इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो बनाया था अमेरिका ने हिंदुस्तान के लिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई करे, एंड दे शुड गेट मी विद मर्डर, वो तो हमने कामयाब नहीं होने दिया, और फिर मोदी साहब को मुंह की खानी पड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, बस मुख्तसरन मुझे आखिर में ये फरमा दीजिएगा कि क्या अभी भी हम ये तवक्को रखें, क्योंकि दुश्मन से बहरहाल किसी भी तरह से हमें वो नहीं होना चाहिए, किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन क्या अब भी आप ये समझते हैं कि भारत की तरफ से कोई इस तरह की, क्योंकि इलेक्शन अब करीब है, 45 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, वहां पे 9 मार्च को वहां इंतखाबात का ऐलान भी हो जाएगा, आप क्या समझते हैं कि अब भी भारत किसी किस्म का कोई एडवेंचर कर सकता है? मेरे ख्याल में अब उनके लिए एडवेंचर करने का वक्त गुजर चुका है। हाँ, इंतखाबात के बाद अगर मोदी साहब जो है वो, मेरी तो ख्वाहिश ही है, मैं तो बड़े अरसे से पब्लिकली भी ये कहता रहा हूँ कि मोदी साहब का दोबारा इलेक्ट होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक जो है मुसीबत का एक पेशखामा होगा, क्योंकि मोदी साहब जो है वो उनका जो एक माइंडसेट है वो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है। वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को दरखोरे इतना नहीं समझते, पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते हैं। इमरान साहब ने मुतअद्दिद बार, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उससे कोशिश की है कि उसे डायलॉग किया जाए, लेकिन वो डायलॉग करने के ऊपर आमादा नहीं है। इसके हवाले से पाकिस्तान शुड कीप इट्स रेडीनेस लेवल जो है वो बिल्कुल तैयार रहे, और फिर इस तरीके से जो है वो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला जो है, इसके अंदर मेरे ख्याल में हमें ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि कोई भी बाहर से कोई कुव्वत आएगी जो मीडिएट करेगी, और मीडिएट भी किस तरीके से करेगी, क्योंकि पाकिस्तान का वो साथ देगी। तो मेरे ख्याल में ये हमें इस किसी वहम में, इस खामख्याली में नहीं रहना चाहिए। वी शुड कीप अवर गन्स रेडी, और फिर अगर हमारे अपने दिफा के लिए हमें अपनी पूरी कोशिशें वो करती जानी चाहिए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात जो हैं वो जब ये आप देखेंगे 2-4 ये मुश्किल महीने हैं इकोनॉमी के हवाले से भी, तो जब ये चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी तो वो फिर एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से जिस किस्म का खतरा पेश किया जा रहा है या डराया जा रहा है पाकिस्तान को, मेरे साथ पाकिस्तान को डर और खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रफ़त हुसैन, हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन अपनी राय और अपनी तज्जिए का इजहार कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि जो पोम्पियो साहब का जिक्र मैंने डॉक्टर साहब से किया, उन्होंने तो आउटराइटली इसको रिजेक्ट कर दिया। आप क्या समझते हैं कि वाकईतन ये मामला जो कशीदगी का था ये दो तरफा तौर पर तय हुआ, और कशीदगी सिर्फ इस वजह जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन हुई तो भारत को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो गया और उसने फिर कशीदगी को कम करने में अपनी बेहतरी समझी? क्या ये वजह है, या आप समझते हैं कि इंटरनेशनल पावर्स स्पेशली अमेरिका या माइक पोम्पियो साहब खामोश सिफारतकारी हुई है? देखिए, मतलब हमारे पास तो मालूमात नहीं है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो मुख्तलिफ किस्म की जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसके ऊपर बेस करके आप अपनी एक असेसमेंट बनाते हैं। तो मेरी असेसमेंट ये है कि हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की उन्होंने, और साथ अमेरिका ने भी मिसकैलकुलेट किया। और वो मिसकैलकुलेशन ये थी कि पुलवामा का हो गया और भारत को एक मौका मिल गया कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला हो, और मोदी साहब जो है वो हिंदुस्तान में उसका प्रचार करें और कहें कि जी हमने जो है दहशतगर्दी के कैंपों को ख़त्म कर दिया है, वहाँ पर हमने हमला कर दिया और पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। वो उस तरह हुआ नहीं। जब उस तरह हुआ नहीं और पाकिस्तान ने जो है उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई की, तो उसमें फिर जो 27 और 28 की रात है वो बड़ी क्रूशल थी।
उसमें जो है खबरें ये थी कि हिंदुस्तान ने जो है वो कुछ मिसाइल्स वगैरह जो है पाकिस्तान के कुछ टारगेट्स के ऊपर उन्होंने मिसाइल जो है वो फायर करने का इरादा रखते थे। अब मिसाइल का आपको ऐसे तो नहीं पता चलता है कि जब वो उड़ता है तो आप उससे पता लगे कि ये कन्वेंशनल है कि ये अनकन्वेंशनल है, इसके ऊपर रवायती हथियार है या इसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड है। तो उससे मिसकैलकुलेशन हो सकती है और उस मिसकैलकुलेशन से पूरा खित्ता जो है ना वो एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा सकता था। तो तब जाके अमेरिका ने फिर इंटरवीन किया कि इसको अभी इस सतह से अगर आप आगे जाएंगे तो अमेरिकी मफादात को बहुत नुकसान पहुंचेगा, ना कि वो हमें बहुत उनकी दिलचस्पी है हमारे अमन से या किसी और चीज से। अमेरिकी मफादात को शदीद नुकसान पहुंच रहा था और शदीद नुकसान वो ये पहुंच रहा था कि अगर इस किस्म की एक लड़ाई होती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, चाहे वो कन्वेंशनल उस पे सतह पे रहे या आगे चले जाए, उसे कन्वेंशनल से आगे चला जाए, तो उससे क्या होगा कि कतर के तो अगर जो मुज़ाकरात और अमेरिका और तालिबान के दरमियान चल रहे हैं वो तो अलग बात है, जो अफगानिस्तान तक रसाई है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपने देखा पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, कुछ घंटों के लिए किया था और फिर उसको बतदरीज उन्होंने खोल दिया उसको। तो जब एयर स्पेस बंद करेगा, ग्राउंड कम्युनिकेशन बंद करेगा, तो अफगानिस्तान के साथ जो उसका एक ही लिंक है वो खत्म हो जाता है। वहां पर जो नेटो ट्रुप्स हैं उनको रसद कैसे मिलेगी? तो ये तमाम चीजें जो है, और फिर गल्फ में अगर ये न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है तो गल्फ के अंदर फॉल आउट जाएगा इसका। जो गल्फ की ऑयल फील्ड्स हैं वो शायद मतलब है कि कारामद ना रहे, कंटेमिनेशन हो जाए वहां पर, तो इसके बहुत खतरनाक असरात हो सकते थे। तो इसलिए फिर अमेरिका ने बीच में इंटरवीन किया, सऊदीज ने भी इंटरवीन किया, यूएई ने भी बीच में इंटरवीन किया। और उस रात को मेरे ख्याल में इस खास जितना भी हम एक कशीदगी की सूरत हाल थी और एक कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, तो उसके बाद डी एस्केलेशन हो गई। और क्योंकि पाकिस्तान ने यह कहा था कि अगर हमारे ऊपर हमला आएगा तो हम एक का जवाब 3 से देंगे, तो उसके बाद फिर ये डी एस्केलेशन, और पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व पहले दिखा दिया था जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये एरियल एंगेजमेंट्स हुई हैं, तो उसमें पाकिस्तान ने अपना दिखा दिया था कि हमें अज़म है कि हम कन्फ्रंट करें अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहियत होगी। अच्छा। तो इससे मेरे ख्याल में सिचुएशन जो है वो डिफ्यूज हो गई और आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली गई है। लेकिन मुझे अभी भी शक है कि ये जो है अगर इसका रिवायती जवाब नहीं आया, क्योंकि लॉस ऑफ फेस हुआ है इंडिया को, इस पूरे अगर सिनारियो को आप देखें तो इंडिया को लॉस ऑफ फेस हुआ है। लॉस ऑफ फेस का भी वो रिवायती तौर पर तो हमारे पे हमला आवर पता नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन जो सब कन्वेंशनल लेवल है जिसमें सबोटाज है या दूसरे तरीकेकार हैं, उसमें जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो सकता है। अच्छा, इससे हमें बहुत ख्याल एहतियात करनी पड़ेगी। हमारे साथ मौजूद हैं एजाजुल हक साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं, मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एजाजुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। एजाजुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एजाजुल हक साहब, ये फरमाइएगा कि अब हुकूमत ने ये फैसला किया है नेशनल एक्शन प्लान पे भरपूर अमल दरामद करने का, आप क्या समझते हैं कि अब जो कार्रवाइयाँ हुकूमत कर रही है, जो कुछ तंजीमों पर पाबंदी आयद की गई है, जो उनके अंडर में मदरसे और मसाजिद हैं उनको उन्होंने अपने अंडर में ले लिया है महकमा औकाफ ने, आप समझते हैं कि इनिशियली अगर काम शुरू करने वाली बात है तो यहाँ से बात ठीक है, हुकूमत ने सही सिमत में कदम उठाया है? देखिए, काम तो बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था जब ये नेशनल एक्शन प्लान बना था, और उसके बाद इसको फिर दाखिल दफ्तर कर दिया गया। बहुत सालों तक फंडिंग नहीं हुई इसकी, और जो चीज़ें थी वो पूरी नहीं की गई। लेकिन इस वक्त जो कदम उठाया गया है हुकूमत की तरफ से, वो इन रिएक्शन टू दी डिमांड जो कि इस पुलवामा के बाद जो डोसियर कहते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को भेजा गया है, तो ये हमेशा एक अच्छा मैसेज नहीं जाता इससे पब्लिक के अंदर। ठीक है, वो एक कदम जो उठाया है वो तो दुरुस्त है, मैं समझता हूँ कि हर चीज को कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन आप इंडिया के कहने पर अगर कोई कदम उठा रहे हैं और इसके बावजूद कि वो लोग जिनके खिलाफ वो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो इन चीज़ों में मुलव्वस हैं कि नहीं है, किसी को इस बात का इल्म नहीं है। लेकिन क्या कोई हमने भी डोसियर दिया गुलबशन यादेव के पकड़े जाने के बाद हिंदुस्तान को, या जो उसने इंकशाफात किए, या जो वहाँ पे हुआ बलोचिस्तान के अंदर हुआ, या फिर जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही थी जिसमें 70,000 से के करीब लोग शहीद हुए, इसके पीछे
यही एजेंसी थी जो पाकिस्तान के खिलाफ थी, खासतौर पर रॉ और कोई अफगानिस्तान में बैठकर कोई दूसरी जगहों पर बैठकर फाइनेंसिंग कर रहे थे या कम्युनिकेशन उनको इक्विपमेंट दे रहे थे, असला पहुंचाया जा रहा था उन लोगों को। तो उस पर तो हमने कोई उनको डोसियर नहीं दिया, बल्कि गुलबशन का तो नाम लेते हुए कई दफ़ा हमारे जो सरबराह थे वो घबरा जाते थे और ऐसे फोरम्स पे जहाँ वो चीज़ें उठानी चाहिए थी वो नहीं उठाई। अब जो करने को वो जा रहे हैं, ये बहुत पहले करना चाहिए था कि इसको स्ट्रीमलाइन करते, इसको मेन स्ट्रीम में लेकर आते। इन मदारिस में जो मदरसा रिफॉर्म शुरू हुए थे 2004-05 के अंदर, उनको आगे लेकर चलते, एजुकेशन की इस्लाहत करते। ये चीजें जो नहीं की गई, ये नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है ये, बिल्कुल। और क्या उस हिस्से पर अमल दरामद किया जाएगा या फिर ताले लगाए जाएंगे इन जगहों पे? अच्छा, एजाजुल हक साहब, ये फरमाइएगा कि जो मशरूम ग्रोथ हुई इन जिहादी तंजीमों की, वो हुई अफगान वॉर के दौरान। जब अफगान वॉर ख़त्म हो गई तो आप ये समझते हैं कि उसी वक्त कुछ इस तरह की चीज़ें प्लान आउट की जानी चाहिए थी कि इनकी जो मशरूम ग्रोथ है वो रुक जाए, लेकिन उस वक्त की पॉलिटिकल ज़रूरियात की बिना पर इनको ग्रोथ करने दिया गया और वो अल्टीमेटली आके हमारा ही नुकसान में हुई वो चीज़ें। देखिए, अभी ये दो अलग चीजें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो आप बात कर रहे हैं। एक आप बात कर रहे हैं अफगान जहाज की और उन तंजीमों की, एक है कश्मीर का जहाज और उन तंजीमों की। जो अफगान जहाज की तंजीमें थी वो तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कोई फॉल आउट हुआ अफगान जहाज के बाद, लेकिन कश्मीर का मसला जो है वो बहुत अरसे से चलता आ रहा है, 1948 से चलता आ रहा है। और ये तंजीमें अगर उस वक्त कोई एक्टिव थी, अब मुझे पता नहीं वो एक्टिव है कि नहीं। जिनका नाम अब लिया जा रहा है नेशनल एक्शन प्लान में, वो अफगानिस्तान के साथ तो किसी का कोई ताल्लुक ही नहीं था, और ना ही ये तालिबान जो उठे बाद में, जिन्होंने ये अभी हाल ही में दहशतगर्दी की पाकिस्तान के अंदर, इनका भी अफगान जहाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो बच्चे हैं, मेरे ख्याल में अफगान जहाज के दौरान तो इनकी उम्र ही 5-5 साल 4-4 साल की होंगी। तो वो ऐसी कोई तंजीम मेरी नज़र में नहीं है जो जिसका नाम लेकर आप कह सकें, क्योंकि अगर आप जमात दावा की बात कर रहे हैं या मसूद अजहर की बात कर रहे हैं, तो इनका तो अफगानिस्तान के जहाज के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो एजाजुल हक साहब, इन दोनों जो हजरात जिनका नाम आपने भी लिया और इन्हीं की तंजीमों को बैन भी किया गया है, और आपने ये भी फरमाया कि पॉलिटिकल मैसेज टाइमिंग की वजह से गोके पाकिस्तान ने ये अपने तौर पे कार्रवाई की है, और गुज़श्ता रोज़ सेक्रेटरी दाखिला ने इस बात की तरदीद भी की थी कि कोई प्रेशर नहीं है और डोजियर से कोई ताल्लुक भी नहीं है, बट शायद टाइमिंग ऐसी है उसकी वजह से ये तासुर आ रहा है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जमातुद दावा जो कलदम है या जैश ए मोहम्मद है कलदम, इनका कोई डायरेक्टली कश्मीर से ताल्लुक है? ये लोग कोई कश्मीर के अंदर, ये खुद तो कश्मीर से इनका ताल्लुक भी नहीं रहा कभी भी, इन दोनों हजरात का भी? अब कोई ताल्लुक नहीं है। कश्मीर का बॉर्डर जो है वो कम्प्लीटली सील हो चुका है। कभी आप देखें, अगर ऐसी कोई बात होती, जिस तरह हमने हिंदुस्तान का जहाज गिराया तो सारी दुनिया में उसकी तशहीर की, आपका क्या ख्याल है कि कोई पाकिस्तान से जाकर अगर वहाँ लड़ता है और पकड़ा जाता है या शहीद होता है वहाँ जाकर कश्मीर के अंदर, और उसका पाकिस्तान से ताल्लुक हो, तो इंडिया वाले तो उठा के उसको दुनिया में मतलब एहतजाज शुरू कर देंगे और मीडिया के साथ खेलेंगे। तो मैंने तो आज तक नहीं सुना कभी कोई पाकिस्तान से जाकर। आप देखें ना, अभी मतलब हमने जो टाइमिंग की बात आपने की है, पहले पार्लियामेंट पर हमला हुआ, उसमें पाकिस्तान को इल्जाम लगाया गया, बल्कि हमारी सरहदों पर फौज लाकर खड़ी कर दी। और मुझे याद है कि मैं एज ए स्पेशल एनवॉय सारे जीसीसी के ममालिक में 2002 में गया था, ये डिफ्यूज करवाने के लिए सारे मामले को, जिस तरह आप ये टेंशन एस्केलेट किए, या 1985 में जनरल दौलत के जमाने में जब ब्रास अटैक हुई थी तो क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात हुई थी। उस वक्त 2002 में हम गए थे जीसीसी ममालिक के अंदर, और वो भी यही वजह थी कि पार्लियामेंट पे हमला हुआ, लेकिन बाद में पता क्या लगा कि हिंदुस्तान के अंदर से ही हुआ। फिर उसके बाद समझौता एक्सप्रेस हुई, वो भी हिंदुस्तान के अंदर से हुई। उसके बाद मुंबई हुई, और वो जिस शख्स का कहा जा रहा था कि ये जिसको बाद में फांसी दे दी गई, कि उसका डोमिसाइल भी वहीं का निकल आया। अब ये पुलवामा हो गया। इस पुलवामा पे हम जो है वो अपने लोगों को पकड़कर अंदर बंद कर रहे हैं, हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, या तो कह देते यार हमें 6 महीने पहले कर लेते या 2 महीने बाद में करते, तो एक अच्छा पैगाम जाना था। इस वक्त जो पैगाम जा रहा है वो ये कि आप एक बैक फुट पे खेल रहे हैं, बजाय इसके कि फ्रंट फुट पे खेलने के बजाय, कि इतनी बड़ी दरअंदाजी की है उन्होंने
हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया है, हमारे आगे यहाँ पर बालाकोट के अंदर बम करा के गए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया है एजाजुल हक साहब, जवाब तो दिया, बड़ा बेहतरीन जवाब दिया पाक फिजाइया की बहुत तरफ अच्छा जवाब दिया। मैंने कहा कि इससे अच्छा जवाब पहले राउंड में हमारी फतह हुई है अल्लाह के फजलो करम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस जो कुछ कर रहे हैं हम दुनिया को दिखाने के लिए बहुत अच्छा है, मैं समझता हूँ। ये कर रहे हैं, बहुत पहले करना चाहिए। अच्छा एजाजुल हक साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक मुख्तसर से हमने लेना है नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद थोड़ा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे जो मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से सवाल, कुछ बातें चल रही हैं, उस हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। गुज़श्ता कुछ रोज़ से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि इस वक्त कोट लखपत जेल में है, उनकी सेहत के हवाले से मुतज़ाद इतलात सामने आ रही हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से ये भी कहा गया कि उनको जब गुज़श्ता रोज़ इलाज के लिए PIC में मुंतकिल करने की बात की गई तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उससे इनकार कर दिया। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि बहरहाल उनके ऊपर एक मुकदमा कायम हुआ, उनको उधर सज़ा हुई, उनकी अपील अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उनकी अपीलें डिफरेंट, लेकिन 3 दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बहरहाल रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि उनको जो जिस इलाज की डिमांड उनकी तरफ से की जा रही है वो उनको मुहैया किया जाना चाहिए? देखिए, ये मुझे नहीं पता है कि उनकी सेहत का क्या वो है, क्योंकि कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है बाहर के, उससे बंदा अंदाज़ा लगा सकती है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लेकिन वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है, उनको सज़ा हुई है एक केस में। उसके मेरिट के ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो बताता हूँ कि पाकिस्तान के कोर्ट से उनको सज़ा हुई है और वो जेल में है। अभी ये मतलब है कि जो मुतालबा लग ऐसे रहा है कि जैसे वो मुतालबा कर रहे हैं कि मुझे बैरून मुल्क जो है इलाज के लिए भेजा जाए, तो ये मेरे ख्याल में इतना बहुत मुश्किल फैसला है कि इस किस्म के अगर आप हर एक कैदी को अगर आप बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दें तो ये कोई अजीब बन जाएगा। पाकिस्तान की जेलों में तो कोई रहेगा नहीं। वो एक सरकारी मतलब है कि प्रिजन में है, और जो भी सरकारी जो अस्पताल हैं वो मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत ने कह भी दिया कि वो जिस सरकारी अस्पताल से इलाज कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। और हम सारे सरकारी अस्पतालों से इलाज कराते हैं, चाहे वो सिविल हो चाहे मिलिट्री हो। तो वो जिधर से भी सरकारी अस्पताल से वो इलाज कराना चाहते हैं वो उधर जा सकते हैं, अपना इलाज कराएं। हुकूमत ने भी मेरे ख्याल में कोई इजाजत दी है, और इस पर बेजाज जिद नहीं करनी चाहिए और सियासत नहीं करनी चाहिए। उनको जाना चाहिए और अपना इलाज करवाएं अगर वो बीमार हैं। अगर वो बीमार नहीं है तो फिर अपनी सजा काटें। अच्छा एजाजुल हक साहब, आप मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब भी रहे, आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात भी उनसे रहे। आजकल का मुझे नहीं पता कि आपके ताल्लुकात उनके साथ किस तरह के हैं, लेकिन एक साबिक वजीर आज़म को पाकिस्तान की अदालतों ने सजाए मौत दी, वो सजाए मौत पे अमल दरामद हुआ। वो साबिक वजीर आज़म आज भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं रेलिवेंट है। आप ये समझते हैं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें खुदा न खास्ता जैसा कि खदशा जाहिर किया जा रहा है मियां साहब की फैमिली की तरफ से भी कुछ इस तरह का कुछ होता है, तो आप समझते हैं कि पॉलिटिकली बहुत बुरा बैकलैश आएगा, बहुत बुरी तरीके से बैकफायर हो जाएगी चीज? नहीं, देखें, ये तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बात है। बैकलैश तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना आएगा। देखें, लोग समझते थे कि वो जेल में जाएंगे तो बैकलैश आएगा, सजा होगी तो बैकलैश आएगा, लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तो वो कोई एहतजाज भी नहीं इस मामले पर सामने नजर आ रहा। लेकिन मैं कदर कलामी आपकी इजाजुल हक साहब होती है। मुझे सवाल, मेरा एक बड़ा मुख्तसर सा सवाल ये है कि उनके पास पार्लियामेंट में बहुत अच्छी सीटें हैं, मुस्लिम लीग नून के पास, पंजाब असेंबली में भी, सेनेट में भी और कौमी असेंबली में भी, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से मियां नवाज शरीफ के हक में कोई चीज सामने नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? ये एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा था जो आपने पार्लियामेंटेरियन के हवाले से कह दी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी रही है, 2/3 अक्सरियत थी उनके पास, और कई मरतबा 3 मरतबा तो आपने कहा कि वज़ीर आज़म बने हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा मौजदा कभी हुआ ही नहीं। और कोई उनकी पार्टी पार्लियामेंट के अंदर या बाहर
कोई एहतजाज नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हैसियत साबिक वजीर आजम उनको पूरी सहूलियात जो है वो देनी चाहिए, उनका इलाज अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए। अगर सरकारी अस्पताल से वो मुतमिन नहीं है तो अगर आपको मालूम होगा कि यहाँ जितने पीपल्स पार्टी के सिंध में लोगों को गिरफ्तार किया हुआ था, जिसमें आसिफ जरदारी साहब भी थे, जब भी उनको कहीं भेजा गया तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, गुलजाउद्दीन हॉस्पिटल में या किसी और हॉस्पिटल में, आगा खान में भी जाकर ट्रीटमेंट करवाते हैं। एजाजुल हक साहब, द डिफरेंस इज के जो लोग यहाँ पे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो कन्विक्टेड नहीं थे। मियाँ साहब के मामले में तो कन्विक्शन हुई हुई है, वो एज ए मुजरिम कोर्ट लखपत जेल में, तो शायद उस वजह से हुकूमत गुरेजा है। ये बात किसी हद तक आपकी दुरुस्त होगी, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि पहली बात ये कि अगर ये रिलीफ उनको देना होता तो कोर्ट से भी ये रिलीफ उनको मिल सकता था। लेकिन ये अब हुकूमत की स्वाबदीद है कि वो किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। मेरे नज़दीक ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर वो इलाज की उनको ज़रूरत है तो हर किस्म की सहूलत उनको जो है वो देनी चाहिए। उनका अपना मुआलिज भी है, जो पर्सनल उनका डॉक्टर है, उसके होते हुए लाहौर में बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट हैं और बड़े अच्छे हैं, जो कि बाहर से भी लोग आते हैं वहाँ अपना इलाज करवाने के लिए। और पंजाब कार्डियोलॉजी मतलब पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन अस्पताल भी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग सरकारी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिया के सरबराह, और ब्रिगेडियर मोहम्मद साद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे। जो पाक भारत टेंशन है, नेशनल एक्शन प्लान है, और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से जो बातचीत चल रही है, जो मामला चल रहे हैं, जो मुतदाद इतलात हैं, उसके हवाले से भी दोनों हज़रात अपनी राय दे रहे थे। आज के नाज़रीन से प्रोग्राम हमें इजाज़त दीजिए नाज़रीन, कल नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।